जब भी आप जीवन में धर्म के प्रति अवेयर होते हैं, धर्म कहने का मेरा मतलब जब भी आप उस सृष्टा को खोजना चाहते हैं जिसने ये सृष्टि बनाई, तो आपके पास 3 संभावनाएं हैं। या तो आप साइंस पर विश्वास कर सकते हैं, या धर्म पर विश्वास कर सकते हैं, या किसी और थ्योरी पर विश्वास कर सकते हैं। और इन तीनों से पार आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। विज्ञान कहता है इस सृष्टि का निर्माण एक कोइंसिडेंस से हुआ। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान इस सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में क्या बातें करता है। आप विज्ञान के इन तर्कों को खुद एवेलुएट कीजिए और बताइए मुझे आप इन तर्कों से कहाँ तक संतुष्ट हैं। सृष्टि की शुरुआत के संबंध में विज्ञान का मत है कि सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग की घटना से हुई। विज्ञान कहता है सबसे पहले सिंगल सेल के लिविंग ऑब्जेक्ट्स आए, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए, मल्टी सेलुलर होते चले गए, फिर उनसे छोटे पौधों का जन्म हुआ, छोटे कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ, और वो कॉम्प्लेक्स होते होते इंसानों तक आ गए। अगर आप मूल में देखें तो बेसिकली विज्ञान की 2 थ्योरी है सृष्टि के संबंध में, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में और सृष्टि के विकास के संबंध में। इसके बाद कुछ और थ्योरीज है विज्ञान की। अब हम इन तीनों थ्योरीज को जो विज्ञान ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में दिए, सृष्टि के विकास के संबंध में दिए और सृष्टि में मौजूद पदार्थ के संबंध में दिए, इन तीनों थ्योरी को अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहली थ्योरी लेते हैं, ये है बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग की घटना कहती है इस सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाया था। जब एक भयंकर विस्फोट हुआ, वो बिंदु एक ब्रह्मांड के रूप में चारों तरफ फैल गया। पर सोच कर देखिए, किसी बिंदु के अस्तित्व के लिए, किसी बिंदु में होने वाले एक्सप्लोजन के अस्तित्व के लिए आपको जगह तो चाहिए होगी। बिना किसी स्पेस के, बिना किसी यूनिवर्स के वो बिंदु कैसे एग्जिस्ट करेगा? और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो एक्सप्लोजन कैसे होगा? विज्ञान इस पूरी घटना को एक संयोगी घटना कहता है, एक कोइंसिडेंस कहता है। पर यह बात समझ से परे है कि बिग बैंग जैसी कोई घटना घट सकती है बिना ब्रह्मांड के। अगर आप इस ब्रह्मांड के आकार को देखें, अनंत प्रकाश वर्ष, इनफाइनाइट लाइट ईयर्स तक फैला ये ब्रह्मांड, पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड में समुद्र में मौजूद उस रेत के एक छोटे से कण जितनी है, और उस कण को भी हम नहीं जानते। क्या इस ब्रह्मांड की रचना, इस अनंत ब्रह्मांड की रचना सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकती है? सोच कर देखिए एक बार। दूसरी थ्योरी कहती है इस सृष्टि के विकास के संबंध में कि इंसानों का जन्म, पशु पक्षियों का जन्म एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट से हुआ, जैसा डार्विन अपने सिद्धांत में कहता है। बिग बैंग के बाद यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि खाली थी। फिर बरसात हुई और समुद्रों का निर्माण हुआ, और उस समुद्र में यूनिसेल्युलर जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर वो छोटे जीव बड़े जीवों में बदले, और फिर धीरे धीरे पशु पक्षी और इंसान की रचना हुई। पर सोच कर देखिए एक बार, पहली बार जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी लिविंग ऑब्जेक्ट में बदला
तो ये घटना कैसे हुई? क्या ये भी एक संयोग है कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट में बदल गया? आप खुद सोच कर देखिए। क्या आपके कमरे में पड़ा एक छोटा सा पत्थर हजारों वर्ष में भी एक जीव का रूप ले सकता है? किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए विज्ञान की थ्योरी इसे सिर्फ संयोग का नाम देती है। मेरे देखे लिविंग ऑब्जेक्ट चाहे कितना छोटा हो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, हर लिविंग ऑब्जेक्ट में उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, जिसे धर्म आत्मा का नाम देता है। या अगर हम आत्मा शब्द को छोड़ दें और सिर्फ इंडिविजुअलिटी की बात करें, तो इस पूरे भीड़ में, इस अरबों की संख्या में आपकी इंडिविजुअलिटी है जो आपको अलग करती है। धर्म इसे आत्मा कहता है, योगी इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो क्या ये भी संयोग है कि जब पहला नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट में बदला, तो आपकी इंडिविजुअलिटी या आपकी आत्मा खुद से ही क्रिएट हो गई? ऐसा मुमकिन नहीं दिखता। अगर आप इंसान के शरीर को देखें, इसकी रचना कितनी कॉम्प्लेक्स है। आप खुद भी अपने शरीर के 99% प्रोसेस को नहीं जान पाते। कैसे आप भोजन करते हैं, कैसे वो भोजन आपके शरीर में पचता है, कैसे रक्त का निर्माण होता है, कैसे आप किसी चीज को मेमोराइज करते हैं, कैसे वो मेमोरी आपके वर्ड्स में कन्वर्ट होती है। अगर आप शरीर के किसी हिस्से को ले लें, कोई भी प्रोसेसिंग ले लें, तो विज्ञान कुछ हद तक इसकी व्याख्या कर सकता है, पर पूरी व्याख्या करना विज्ञान के बस में भी नहीं है। उदाहरण के लिए लें, आपके दिमाग में खरबों सूचनाएं होंगी, पर आज कोई भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है कि आपको ऑपरेशन थिएटर में लिटाकर आपके दिमाग की सूचनाओं को रिट्रीव किया जा सके। आज सारे सिद्धांत धीरे धीरे गलत साबित हो रहे हैं। पुराने फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स के नए आयाम अब क्वांटम फिजिक्स में खुल रहे हैं, और क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को बिल्कुल नकार रहा है। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को नकार रही है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स को ध्यान से समझें, तो आपको ये धर्म के ज्यादा नजदीक दिखेगा, विज्ञान से दूर दिखेगा। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत से सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड यहाँ है। आपके जीवन की जितनी भी संभावनाएं हो सकती है, उतने ब्रह्मांड का निर्माण यहाँ होता है। मेरे कहने का कुल सार इतना है कि विज्ञान कहता है कि इंसानों का विकास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट से हुआ, पर विज्ञान इस सवाल का जवाब देने में असफल है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना थी कि निर्जीव सजीव हो गया, नॉन लिविंग लिविंग हो गया। और अगर विज्ञान अपने इस सिद्धांत पे इतना ही कायम है, तो अपनी प्रयोगशाला में एक रेत के कण को चींटी में बदल कर दिखा दे। कम से कम इतना तो विज्ञान कर ही सकता है। धर्म ने जो नुकसान मानव जाति का पहुंचाया, कहीं न कहीं विज्ञान ने भी वो नुकसान मानव जाति का पहुंचाया। धर्म ने भगवान की व्याख्या की, भगवान की थ्योरी दी, और विज्ञान ने भगवान के विपरीत सारी थ्योरी दी। धर्म और विज्ञान ने सिर्फ थ्योरीज दी, व्याख्या की, प्रमाण किसी ने नहीं दिया। विज्ञान की तीसरी थ्योरी पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए समझें, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है,
तो विज्ञान इसकी व्याख्या करता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। बहुत सारे ऐसे धातुओं की मौजूदगी है जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। पर विज्ञान अपने किसी जवाब से कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ एक सवाल ही पैदा करता है। आप अगर फिर पूछेंगे आखिर इन मेटल्स में, इन धातुओं में एक गुरुत्वाकर्षण की प्रॉपर्टी कैसे आ गई, तो विज्ञान कहेगा धातुओं में मौजूद इनके विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के कारण, आणविक संरचना के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण की प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर ये जवाब एक सवाल पैदा करेगा कि आखिर ये विशिष्ट संरचना सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही क्यों पैदा करती है, कुछ और क्यों नहीं करती। अगर आप ऐसे ही सवाल जवाब करते रहें तो अंत में आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां विज्ञान कहेगा ये एक हाइपोथेसिस है जो हमने मान ली है। यहाँ तो विज्ञान भी आस्तिक हो गया। पर अंत में सवाल यही आता है, किसी पदार्थ में मौजूद विशिष्ट गुण कहाँ से आते हैं? कौन है जो पदार्थ के विशिष्ट गुण का निर्धारण कर रहा है? अगर कोई जवाब सिर्फ एक सवाल पैदा करे तो उसे जवाब भी तो नहीं कहेंगे। आप इन थ्योरीज पर सोच कर देखिए और फिर मुझे बताइए आपका क्या मत है। अगली चर्चा में हम धर्म के संबंध में बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म कहाँ पीछे रह गया।